एवरीवन। ओके, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ था, हमने नियोनेटोलॉजी पीडियाट्रिक्स स्टार्ट की हुई थी और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पीडियाट्रिक्स की और फाइनल की जितनी गाइडलाइंस की थी उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ से आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फाइनल ईयर के वो आप देख सकते हैं। लाइक उसमें फाइनल ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मतलब उस लिहाज से मैंने गाइड किया है। ठीक है, तो आप वो वहाँ से सब सब्जेक्ट्स की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो मैं प्लेलिस्ट बनाई है मैंने पीडियाट्रिक के नेम से, तो आप उसमें जाके आपको सारे लेक्चर्स जो है ना, जब मैं अपलोड करती जाऊंगी तो वो वहाँ पे मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक ये है बर्थ एस्पेक्ट। कल हमने न्यूनेटल रिससिटेशन किया था और ये बिल्कुल उससे रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के क्वेश्चंस जो है एक साथ ही आते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले है बर्थ एस्फेक्सिया। फर्स्ट वी विल डिस्कस क्या इफ बर्थ एस्फेक्सिया है क्या। सबसे पहले हमने इन तीन टर्म्स को डिस्कस करना है। ओके, हमने सबसे पहले इन तीन टर्म्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया क्या होता है कि मैंने दोनों टर्म्स आपको कल भी बताई थी कि जो एस्फेक्सिया होता है इसमें क्या होता है कि लंग का मैकेनिकल इशू होता है। लंग के मैकेनिकल इशू की वजह से जो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो लैक कर जाती है। ठीक है, और हाइपोक्सिया में क्या हमने पढ़ा था कि हमारी सराउंडिंग में ही ऑक्सीजन लेवल कम होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिलती है। ठीक है, आर्टीरियल ऑक्सीजन लेस देन द नॉर्मल। और इस्कीमिया में क्या होता है, इस्कीमिया में ये होता है कि हमारा ब्लड जो होता है वो लेस ऑक्सीजन सप्लाई करता है। लाइक अगर हमारी कोई जिनमें ऑक्सीजन है वो इनसफिशिएंट हो रही है, मतलब वो हमारे ऑर्गन्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उसको हम इस्कीमिया कहेंगे। हमारे ब्लड में अगर ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना, इसको हम इस्कीमिया कहते हैं। ठीक है, बर्थ एस्फेक्सिया की रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? मैटरनल, प्लेसेंटल एंड फीटल। अच्छा, इफ यू कैन सी फ्रॉम द बुक, हेयर इट इज। ठीक है, तो ये बर्थ एस्फेक्सिया, यहाँ पे पहले हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, जो पैथोफिजियोलॉजी होती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़े, लेकिन पेपर में पैथोफिजियोलॉजी नहीं आती। यू शुड हैव टू जस्ट रिमेंबर रिस्क फैक्टर्स, डायग्नोसिस, आपने मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे करना है, किसी चीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं तो वो क्या है और उनको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, और प्रोग्नोसिस, आपको बस ये चीजें याद रखनी है, इसके अलावा आपको चीजें याद नहीं रखनी है। ठीक है, अब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं तीन तरह से होते हैं। मैटरनल के रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, प्लेसेंटल के और फीटल के। मैटरनल के क्या हो सकते हैं? अगर मैटरनल को हाइपरटेंशन हो तब बर्थ एस्फेक्सिया हो सकता है। मैटरनल को अगर डायबिटीज मेलाइटिस हो, नेफ्राइटिस हो, हाइपरटेंशन हो, इन्फेक्शन हो, मैटरनल हाइपोक्सिया हो या फ्रॉम कार्डिक एंड पल्मोनरी डिजीज, तो क्या होगा तब उस बंदे को क्या होगा? बर्थ एस्फेक्सिया हो सकता है। नेक्स्ट हम प्लेसेंटा की बात करते हैं तो प्लेसेंटल में प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है। ठीक है, और प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, ठीक है, हो गया। और इंसफिशिएंसी की होगी ड्यू टू द टॉक्सीमिया एंड पोस्ट मैच्योरिटी। ठीक है, और फीटस में क्या हो सकता है? फीटस में कॉर्ड कोलैप्स, पोस्ट मैच्योरिटी, एनीमिया, इन्फेक्शन, सेरिब्रल एब्नॉर्मलिटीज, हाइपोक्सिया ड्यू टू पल्मोनरी कार्डिक डिजीजेस। ठीक हो गया। अब ये क्या कि इन सब चीजों की वजह से पेशेंट जो बच्चा होगा उसको बर्थ एस्फेक्सिया हो सकता है। ठीक है, हो सकता है बच्चे की प्री मैच्योरिटी में डिलीवरी हो जाए, उसके लंग सही से डेवलप ना हो पाए और बच्चे को बर्थ एस्फेक्सिया हो जाए। ठीक है, और हो सकता है कि वो जैसे डायबिटीज मेलाइटिस है उसमें मैक्रोसोमिक पेशेंट बच्चे होते हैं, तो हो सकता है कि डायबिटीज मेलाइटिस की तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन हैं। ठीक है, तो आई मीन कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चे को बर्थ एस्फेक्सिया हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बच्चे को बर्थ एस्फेक्सिया हो गया है तो अब हमने उसको डायग्नोस कैसे करना है। ठीक है, अब इसमें दो तरह की डायग्नोसिस है। फर्स्ट, नेक्स्ट हमने ये डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस में क्या है कि डायग्नोसिस में हमने बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ दोनों देखने होते हैं। बिफोर बर्थ में अब क्या है कि हम लोग बिफोर बर्थ में हमने इनमें से जितने भी लिखे हुए हैं इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे वो हमें ये इंडिकेट करेंगे बच्चे को बर्थ एस्फेक्सिया। अच्छा, जो कार्डियोटोकोग्राफी होती है ना, ये कार्डियोटोकोग्राफी गायनी ऑब्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आती भी है, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, इसके मार्क इसमें इसके जितने भी होते हैं लाइक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं कार्डियोटोकोग्राफी के। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें कार्डियोटोकोग्राफी में आखिर नजर क्या आता है। तो कार्डियोटोकोग्राफी में हमें तीन चीजें अगर नजर आ जाती है, ब्रेडिकार्डिया, लेट एक्सेलरेशन एंड सस्टेन टैकीकार्डिया। अगर ये तीन चीजें हमें कार्डियोटोकोग्राफी में नजर आ जाती है, मतलब ये कि बच्चे को बर्थ एस्फेक्सिया। इसके अलावा बच्चे की क्या होगी है, फिटल एक्टिविटी अगर रिड्यूस कर गई है, बच्चे की जो ब्रीथिंग मूवमेंट्स हैं वो भी रिड्यूस कर गई हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें थिक मेकोनियम नजर आता है तो डेफिनेटली जो होगा बच्चे को बर्थ एस्फेक्सिया हुआ है। इट्स अ गुड पॉइंटर फॉर द बर्थ एस्फेक्सिया। ये चीज आपने याद रखना है कि अगर थिक मेकोनियम हमें नजर आता है तो इस मीन
ये कि बच्चे को बर्थ एस्फेक्सिया हुआ है। अच्छा, एट बर्थ के बाद हम जो बच्चा पैदा हो जाता है तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर होता है, और ये दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपकी पीड्स में भी इंपॉर्टेंट है, आपकी गायनियोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्गार स्कोर, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये एब्गार स्कोर होता क्या, ठीक है। एब्गार एक तरह का निमोनिक ही है, इसमें जो इसकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने एब्गार स्कोर अच्छे से याद करना है। इज़ द मोस्ट, जैसे हम याद रखते हैं ना GCS स्कोर जिस तरह से याद रखते हैं ना, इसी तरह यहाँ आप लोगों ने एब्गार स्कोर अच्छे से याद रखना है। एब्गार स्कोर इज द मोस्ट वाइडली यूज क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस। आफ्टर 60 सेकेंड्स ऑफ द बेबी बर्थ वी ऑब्जर्व 5 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। हमने ये 5 ऑब्जेक्टिव्स बच्चे के पैदा होने के 1 मिनट बाद हमने करने होते हैं, ठीक है। अब ये स्कोर ऑफ 10 है, ठीक है, वो अब मैं आपको बताऊंगी स्कोर ऑफ 10 का क्या मतलब है, ठीक है। और ये वाले मैं आपको बाद में समझाती हूँ। पहले हम देखते हैं एब्गार स्कोर है क्या, ठीक है। A मीन्स एब्गार है ना, तो A मीन्स अपेरेंस, P मीन्स पल्स, C मीन ग्राइमेस, G मीन्स ग्राइमेस, A मीन्स एक्टिविटी एंड R मीन्स रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, ठीक है। अब ए में क्या है, अपेरेंस। अब हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसको ना ग्रेडिंग्स कर देते हैं। हम बच्चे को देखेंगे, ठीक है, बच्चे का कलर देखेंगे, अगर इस तरह का कलर ऐसा हुआ तो हमने ये ग्रेड देना, फिर हम एंड में उन ग्रेड्स को टोटल करते हैं, ठीक है। अगर बच्चे का कलर जो है, ठीक है, वो कम्प्लीटली पिंक है, मतलब बच्चा हेल्दी है, ठीक है। जितना ग्रेड ज़्यादा होगा मतलब उतना बच्चा ठीक है, ठीक है। तो अगर बच्चे का ये कम्प्लीटली पिंक है, 2 है ग्रेड, इसका मतलब है कि उसका 2 ग्रेड है। अगर बॉडी पिंक है लेकिन उसके एक्सट्रीमिटीज यानी कि लोअर और अपर लिम्स जो हैं वो उसके ब्लू हो गए हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ब्लूइश पेल है तो 0, ठीक है। पल्स में अब हमने क्या देखते हैं, अगर बच्चे की पल्स, अब हम अगर आप लोगों ने पिछला न्यूनेटरी रिससिटेशन का पढ़ा है तो तब भी हम बच्चे की जो पल्स होती थी, ठीक है, और सॉरी बच्चे का जो हार्ट रेट था हम उसको अबव 100 मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इसमें भी ऐसी है कि अगर अबव 100 होगा तो 2, बिलो 100 होगा तो 1, अगर बिल्कुल एब्सेंट उसकी पल्स है तो 0। ग्राइमेस में क्या है कि किसी भी स्टिमुलेंस को वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, कफ है, स्नीज है, फेशियल ग्राइमेस है या कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी में उसके मसल्स टोन, मतलब बच्चा अगर हमने मसल्स हिला रहा है, हाथ पांव हिला रहा है, उसकी एक्टिव मोशन है तो 2। अगर सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, मतलब सिर्फ जो उसकी हाथ पांव है बस थोड़े बहुत उनको फ्लेक्स कर पा रहा है तो 1 है। अगर लिम्प है तो 0, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में क्या है कि अगर बच्चा पैदा हुआ और वो रोना शुरू हो गया तो मतलब 2 है। अगर बिल्कुल स्लो इरेगुलर उसकी ब्रीथिंग है तो मतलब ये कि 1 है, या अगर बिल्कुल भी नहीं है मतलब कि एब्सेंट है। अब हमारे पास ये टोटल 10 स्कोर कैसे बनते हैं, अगर ये आपने सिर्फ ये हेल्दी देखने हैं, ठीक है, टोटल ये 5 है, अगर ये 2 2 2 2 हूँ तो ये टोटल 5 बनते हैं, ठीक है। तो 5 to 10, ठीक है। अगर ये किसी बच्चे के ये 10 स्कोर है ना, ठीक है, तो इट्स मीन कि वो हेल्दी है। लेकिन अगर बच्चे की 0 से ये 3 तक है, मतलब उसको हमने मतलब बच्चा जो है ना हाईली क्रिटिकल सिचुएशंस में है और उसको आपने इमीडिएट रिससिटेट करना है, ठीक हो गया। अब हम इसकी ना कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। अच्छा, इसकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आपने ऐसे याद रखनी है, बर्थ एस्फेक्सिया आपको सिस्टम वाइज सारी कॉम्प्लिकेशन याद करनी है। जैसे कि पहले हमने उसके न्यूरो सिस्टम की पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम की। सीएनएस में क्या हो सकता है, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है हम आगे पढ़ेंगे। हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी सीजर्स हो सकते हैं, इन्फॉक्शन हो सकता है, सेरेब्रल एडीमा हो सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम रेस्पिरेटरी में देखें तो रेस्पिरेटरी में ARDS हो सकता है, ठीक है। देन पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है, CVS में माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और कार्डियक फेलियर हो सकता है, ठीक है, ओके। देन इसमें आगे अगर हम GIT की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, अच्छा जो माइट्रल ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है आपने याद रखना है कि किसमें डायसिस्टोलिक होता है, किसमें सिस्टोलिक होता है। ये वाइवा में जो है ना आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर हम GIT की बात करें तो GIT में क्या है, GIT में हमारी गैस्ट्रिक अल्सरेशन होती है और परफोरेशन ऑफ द गट हो जाती है इसकी कॉम्प्लिकेशन में। अगर हेमाटोलॉजी की बात करें तो DIC हो जाता है, मेटाबॉलिक में हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है। हेपेटिक में देखें तो लीवर शॉक, रेज्ड LFTs हो जाते हैं, स्किन में फैट नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। अब हम इसकी हाईली कॉम्प्लिकेटेड थिंग है हम उसके बारे में बात करेंगे, विच वन इज HIE, हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। सेकेंडरी हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया इन न्यूबॉर्न, ठीक है। अगर किसी बच्चे को एस्फेक्सिया होती है तो उसके बाद जो होता है कि बच्चे के अंदर हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी हो जाती है, ठीक है। हाइपोक्सिक
हाइपॉक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी की ये स्टेजेस हैं, ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे है कि आपको बहुत पेपर में ये आती नहीं है, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ लें, लेकिन ये पेपर में पूछते नहीं हैं, ठीक है। ओके, स्टेजेस ऑफ द हाइपॉक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी में क्या है कि जो पहली स्टेज का बच्चा होता है उसका जो कॉन्शियस लेवल होता है वो अलर्ट होता है, ठीक है, हाइपर अलर्ट होता है, उसकी मसल टोन नॉर्मल होती है, पोस्चर नॉर्मल होता है। अच्छा, मैंने इसका निमोनिक बनाया था लम पिम्स PSMM ईडो, ठीक है। तो आप ये इस तरह से कर सकते हो कि अगर हम एल से देखें तो क्या बनता है, लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस बनता है, ठीक है, एम से मस्कुलर टोन बनती है, पी से हमारी पोस्चर बनता है, ठीक है, और टी से क्या है कि हमारा टेंडन रिफ्लेक्स बनता है, एम से हमारा मायोक्लोनस, एम और अगेन पी से पीपल्स, एस से हमारी सीजर्स और नेक्स्ट एम से मोटर रिफ्लेक्स, और ई से ECG, डी से ड्यूरेशन एंड ओ से आउटकम। ये मतलब सारे याद करने की आपको जरूरत है, बस इतना बताओ कि अगर आपसे वो MCQs में इनमें से कोई कुछ दे देता है और आपसे पूछता है कि बच्चे को ये मसला है, अब आप इसकी बताएंगे कौन सी जाएगी स्टेज है, तो आपने बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस ये पेपर में आती नहीं है, ठीक है। अगर बच्चे का जो कॉन्शियस लेवल है वो अलर्ट है, बाकी उसकी मसल टोन पोस्चर सब नॉर्मल है, उसके टेंडन रिफ्लेक्सेस ठीक है, हाइपर एक्टिव है, वो मायोक्लोनस प्रेजेंट है, ठीक है, उसके रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, और उसके पीपल डायलेटेड हैं, सीजर्स उसको नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें, ECG नॉर्मल है, ड्यूरेशन उसका लेस देन 24 आवर्स है, ठीक है, आउटकम गुड है, तो मीन्स क्या है कि वो स्टेज 1 है और वो बहुत जल्दी रिकवर करेगा। स्टेज 2 में बच्चा लिथार्जिक स्टेज में चला जाता है, अब यहाँ पे उसकी मूवमेंट्स भी कम हो जाती हैं, पोस्चर जो होता है वो फ्लेक्शन में चला जाता है, बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, माइग्रेन्स भी प्रेजेंट होता है, लेकिन मोटर रिफ्लेक्स जो होता है वो वीक होता है, ठीक है। जो पीपल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, सीजर्स कॉमन होते हैं, EEG लो वोल्टेज, और ड्यूरेशन 24 आवर्स टू 14 डेज तक होता है, और आउटकम वेरिएबल, ठीक है। स्टेज 3 में आप इसमें याद रखिए, इसमें जो बच्चा होगा बिल्कुल वो कोमा स्टेज में चला जाएगा, फ्लैश स्टेज में चला जाएगा, डीएक्सेलरेशन में चला जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो यूनिट है ना, ये काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है, मुझे भी अपने टाइम पे बहुत मुश्किल लगता था कि यार न्यूनेटोलॉजी बड़ी मुश्किल है, लेकिन इट्स टाइम कि जब अगर आपको ये समझ आ जाना कि आपने इसमें चीज़ें क्या लिखनी है, आपने कैसे इसमें प्रेजेंट कैसे करना है, अच्छा ये पेशेंट है इसको कैसे आपने मैनेज करना है, बच्चा आया आपके पास कैसे मैनेज करना है, मतलब एक दफ़ा जब आपने वो चीज़ पढ़ लिया ना तो वो मुश्किल नहीं रहती, ओके। ओके, अब हम ये देखेंगे अगर HI का पेशेंट आता है तो हमने अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करना है। जैसे हमने देखा था कि हम CTG वगैरह करवाते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम एक डिफ्यूजन वेटेड MRI करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि MRI की जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, फिर हम वो करवाते हैं। CT स्कैन हम करवाते हैं, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी MRI से कम होती है। अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, ठीक है, प्रेफर्ड इन प्री टर्म, क्योंकि हम अगर आपको पता हो तो हम प्रेग्नेंट वुमेन का CT स्कैन और MRI नहीं करवाते बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस, ठीक है, तो हम अल्ट्रासाउंड ही करवाते हैं और प्रेफर करते हैं कि अगर वो प्री टर्म में है तो हम प्री टर्म बेबी पैदा हुआ है तो हम उसको अल्ट्रासाउंड उस बच्चे का करवाएं। HI जो है, HI के लिए हम इसकी वैसे लिमिटेड एबिलिटी है, ठीक है, और इसके बाद एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोपैथी करवाते हैं, ठीक है। हम इसमें एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड एन्सेफेलोपैथी करवाते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि उसमें अगर फिट्स वगैरह पड़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें बताएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। अच्छा, मैनेजमेंट आपने दो तरह से लिखनी होती है, आपने स्पेसिफिक मैनेजमेंट लिखनी होती है, ठीक है, और एक आपने सपोर्टिव मैनेजमेंट लिखनी होती है, और ये दोनों चीज़ें आपने अलग से मेंशन करनी है, ठीक है, ये सपोर्टिव और ये स्पेसिफिक है। सबसे हम प्रिवेंटिव पढ़ेंगे। प्रिवेंटिव क्या है कि अब आप प्रिवेंटिव में आपने मदर की केयर के क्या करनी है, ठीक है, ऑप्टिमल मैनेजमेंट, ठीक है। आपने मदर में क्या करना होता है कि पहले तो अगर एक पेशेंट आपके पास आई इसी तरह से है तो आपने उसकी फ़ौरन अर्ली डिटेक्शन करनी है कि पेशेंट को पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है, मतलब तो अगर डायबिटीज मेलाइटिस है, हम जो रिस्क पढ़ के आए हैं, ठीक है, अब ये जो हम पीछे रिस्क पढ़ के आए थे, तो उसमें अगर इस तरह का कोई मसला है मैटरनल के अंदर तो हमने फ़ौरन उसकी केयर करनी है ताकि उसके अंदर बर्थ एस्फिक्सिया डेवलप ना हो। तो अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपने हायर रिस्क जो प्रेगनेंसीज होंगी उनकी मैनेजमेंट करनी है, उनकी गुड ऑब्स्ट्रक्टिव केयर करनी है, ठीक है। रिससिटेशन आपने करवानी है बच्चे की डिलीवरी रूम में, ठीक है। अब अगर एक पेशेंट आता है, मतलब एक बच्चा है, अब वो पैदा हुआ और उसको सिस्टेमिक और सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो गया, तब आपने क्या करना है, आपने उसका प्रेफर्ड ट्रीटमेंट
हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आपने बच्चे का क्या करना होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कंट्रोल करना होता है। कीप को टेम्परेचर बिटवीन 33 to 34, ना ही आपने उसका टेम्परेचर हाइपोथर्मिया होने देना, ना ही हाइपरथर्मिया होने देना है। फर्स्ट 6 आवर्स ऑफ द लाइफ फॉर द 72 आवर्स, ठीक है। आपने इस पूरे इस दौरानिए में आपने उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होता है। इसलिए अक्सर जब बच्चे पैदा होते हैं, अक्सर बच्चों को हाइपोथर्मिया हो जाता है, तो उनको बहुत ज़्यादा कवर करके रखा जाता है। इवन गर्मियों में भी उनको कवर करके रखा जाता है, ठीक है। रिड्यूस मोर्टेलिटी इन टर्म एंड नियर टर्म इन इन्फेंट्स विद HI ऑफ द स्टेज 2 and 3, ठीक है। अब हमने क्या करना था, HI स्टेज 2 और जो 3 होते हैं इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, तो अब हमने उसको रिड्यूस करना होता है, ठीक है। सपोर्टिव केयर में आपने क्या करना है, आपने नर्स द बेबी, यानी कि बेबी का जो होगा थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट उसको देना है, ठीक है। मतलब इस ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा उसका इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, ठीक है। और देयर इज़ नो फैसिलिटी, इफ़ देयर इज़ नो फैसिलिटी विद थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया, अगर वहाँ पे हाइपोथर्मिया की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, उसका जो है आपने बच्चे को नहीं है तो आपने बच्चे को क्या करना है, आपने बच्चे को खुद गर्म करके रखना है। लाइक अगर बच्चे को आपने, और बच्चे का ना थोड़ी देर बाद टेम्परेचर दोबारा से चेक किया जाता है। अगर तो उसको हाइपोथर्मिया हो रहा हो तो फिर आपने दोबारा से उसको सही से कवर करना होता है कि बच्चे को जो है वो हाइपोथर्मिया प्रिवेंट हो जाए, ठीक है। और अगर उसको हाइपरथर्मिया हो रहा हो तो फिर आपने उसकी कवरिंग जो होगी वो कम करनी होगी, और थोड़ी देर बाद आपने उसको मेजर करना होता है, ठीक है। वरना तो हमारे यहाँ पे तो बच्चों की वो NICU बनी होती हैं, जहाँ पे बच्चों का एक प्रॉपर वो होता है, टेम्परेचर रखा जाता है कि इस टेम्परेचर में बच्चों को रखना है, तो वो एक प्रॉपर सेटअप होता है। अगर वो सेटअप नहीं है तो फिर आपने इस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आपने बच्चे के वाइटल्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, जितने भी आउटपुट्स हैं उनको रिकॉर्ड करना है, बच्चे को NG पास करनी है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया इन दो चीज़ों को प्रिवेंट करवाना है। स्पेशली इन जो डायबिटीज़ मेलाइटिस की वुमेन्स होती हैं ना, उनमें ये मसला होता है कि जब वो डायबिटीज़ मेलाइटिस से क्या होता है कि बच्चा जब उनकी बॉडी में होता है, लाइक जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, उस टाइम पे क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से फीमेल को हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज मेलाइटिस में। अब हाइपरग्लाइसीमिया से क्या होगा, बच्चा जो होगा मैक्रोसोमिक हो जाएगा, ठीक है, बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो ही बच्चे की डिलीवरी होगी ना, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चा फौरन हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो आपने ये दोनों चीज़ें अवॉइड करवानी होती है, उसको कुछ भी इनमें से हो सकता है, ठीक है। आपने ब्लड गैसेस जो है उनको मेजर करना है, ठीक है। उस बच्चे के ऑक्सीजन को मेजर करना होता है, स्पेशली आपने 85 to 95% में रखनी होती है उसकी ऑक्सीजन, ठीक है। आपने 85 से उसकी ऑक्सीजन जो पार्शियल ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम नहीं होने देना होता। अगर एसिडोसिस है तो आपने उसको सोडा बाइकार्बोनेट से ट्रीट करना है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट आपने उसका बैलेंस करना है। अगर इन्फेक्शन आता है आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है, ठीक है। और डोंट रिस्ट्रिक्ट मेंटेनेंस फ्लूइड, ठीक है। आप बच्चे का यहाँ पे मेंटेनेंस फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके। देन स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन में अब हमने जो पीछे सारी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी थी ना, तो उनको ट्रीट कैसे करना है, हमने CNS में क्या पढ़ा था, सीजर्स अगर उस बच्चे को आ रहा है आप फिनोबार्बिटोन दें, ठीक है, 20 mg पर kg दें, लोडिंग डोज उसकी IV में देनी है, ठीक है। अब ये जो सीजर्स है ना, ये आप लोग मेडिसिन में भी पढ़ोगे और इसमें भी पढ़ोगे पीड्स में, कि जो सीजर्स होती है, अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस का पेशेंट है तो आपने उसको कैसे डोजेस देनी होती है, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब इस तरह से आपने उसको दोबारा डोज देनी होती है, दोबारा से उसको चेक करना होता है, ठीक है। सेरेब्रल एडीमा में क्या करना है, आपने उसके फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट कर देना है, ठीक हो गया। डोंट गिव स्टेरॉइड्स टू ट्रीट सेरेब्रल एडीमा, ये आपने चीज़ याद रखनी है कि हमने सेरेब्रल एडीमा में स्टेरॉइड्स नहीं देने, ठीक है। सीवीएस में क्या है कि हाइपोटेंशन में सलाइन बोलस दे, आइनोट्रोपिक सपोर्ट, डोपामीन वगैरह दें अगर उसको हाइपोटेंशन हो गया है। अगर कार्डियो फेलियर है तो डिजॉक्सिन और आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स दें। अगर रीनल है तो आपने क्या देना है, यूरिन आउटपुट केयरफुली मॉनिटर करनी है, ठीक है। आपने उसका जो यूरिन आउटपुट है उसको मॉनिटर करना है, और आपने एक्यूट अगर रीनल फेलियर तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है, ओके। नेक्स्ट, अगर पल्मोनरी इशू है, पल्मोनरी इशू में उसको एपनिया हो सकता है, तो आपने उसको क्या देना है, इंटरमिटेंट पॉजिटिव जो प्रेशर वेंटिलेशन है आपने वो देनी है। अगर मेकोनियम उसकी हमने पहले भी पढ़ा था यूरिनरी रिससिटेशन में, अगर मेकोनियम वगैरह की वजह से बच्चे को बर्थ एस्फेक्सिया हो सकता है, तो तब आपने क्या करना है, ट्रेकियल सकिंग करनी है, आपने उस बच्चे के माउथ से मेकोनियम को रिमूव करना है, ठीक है। गिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी है,
अगर GID है तो अगर उसको नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस डेवलप हो गया तो आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। अगर मेटाबॉलिक इश्यूज हैं जैसे कि उसको हाइपर या हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोमैग्नीजीमिया हो गया तो आपने उनको करेक्ट करना है। अगर बच्चे को क्या है कि हाइपोथर्मिया में ये है कि आपने बच्चे को हाइपोथर्मिया की स्टेट में लाना है, थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया करना है, तो आपने क्या करना है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब कि आपने बच्चे का हाइपोथर्मिया कैसे बच्चे को करना है। तो आपने टोटल बॉडी कूलिंग करनी है, जैसे कि हम पट्टियाँ नहीं करते, ठीक है, उस तरह से बॉडी कूलिंग करनी है और हेड कूलिंग करनी है। अगर उस बच्चे को हाइपरथर्मिया है तो उसको आपने हाइपोथर्मिया स्टेज में कैसे लाना है, ठीक है। फार्माकोथेरेपी में क्या है कि आपने मैग्नीशियम सल्फेट देने और इरिथ्रोपोइटिन आप दे सकते हैं। अच्छा, ये प्रोग्नोसिस है। प्रोग्नोसिस में क्या है कि अगर कोई बच्चा जो होता है वो फुल टर्म एस्फेक्सिड इन्फेंट है, ठीक है, और उसमें तो उसको मोर्टेलिटी रेट जो होगा वो कितना होगा, 10 to 20% होगा, और न्यूरोलॉजिकल सीक्वेंसेस यानी कि कितने होंगे, 20 to 45%। और ये स्टेजेस ऑफ द एस्फेक्सिया पे डिपेंड करता है, जितनी उसकी स्टेजेस होंगी और उस स्टेज के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसका मोर्टेलिटी रेट कितना होगा। अब हम HI की जो स्टेजेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर HI की स्टेज 1 है तो उसमें क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल आउटकम्स नॉर्मल होंगे, मतलब बच्चे का जहनी तवाज़ुन जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। और 80% मॉडरेट एन्सेफेलोपैथी, मतलब ये पेशेंट्स के रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। स्टेज 2 में भी उसका न्यूरोलॉजिकल आउटकम नॉर्मल होगी, लेकिन यहाँ पे जो एन्सेफेलोपैथी होगी वो सीवियर हो जाएगी। स्टेज 3 में मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो डाई कर जाते हैं, 50% बेबीज़ डाई, और ऐसे पेशेंट्स के अंदर CNS इफेक्ट्स भी आते हैं जैसे सेरेब्रल पाल्सी या मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, और एन्सेफेलोपैथी का भी रिस्क जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक हो गया। उसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है कि अगर हमारी किन चीज़ों में उसके मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और बच्चे के डेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर उसका एब्गोर स्कोर 0 to 3 हो, ठीक है, और हम जब उसका MRI करवाते हैं तो वो एबनॉर्मल आए फर्स्ट 24 to 472 आवर्स में, ठीक है। अगर उसको माइक्रोएन्सेफेलोपैथी हो जाए एट द 3rd मंथ ऑफ द एज पे, HI उसका स्टेज 3 वाला हो, ठीक है, या मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाए, ठीक है, तो तब क्या होता है कि बच्चे के डाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, दिस इज ऑल बर्थ एस्फेक्सिया। अब हमने इसका ना एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ओके, a young lady has the history of the prolonged labor and delivered a male baby, has developed cry and poor Apgar score at 1.5 minutes. Baby had seizures on the second day of the life. On examination, constricted pupils and brisk रिफ्लेक्स। अब ये उसने पूछा होता है कि आपकी HI स्टेज कौन सी है। अब बच्चा जो होगा, अब बच्चे की स्टेज हमने बतानी है, तो बच्चा स्टेज 2 में जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल्स हो गए हैं। स्टेज 1 में हमने देखा था डायलेटेड प्यूपल्स होते थे और ब्रिस्क इसके रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि स्टेज 2 में हमने देखा था स्टेज 3 वाला जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल कोमा में चला जाता है, कोमा स्टेट में चला जाता है, तो उसके ब्रेस्ट रिफ्लेक्सेस भी नहीं होंगे, ठीक है। और स्टेज 1 में हमने क्या देखा था, उसके डायलेटेड प्यूपल्स होते हैं, तो इस वजह से ये कौन सी स्टेज है, स्टेज 2 है, ठीक है। अब हमने इसके लैब्स कौन से करवाने हैं और इसको हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है। आपने बिफोर डायग्नोसिस बर्थ ये वाले लैब्स करवाने हैं, आफ्टर एट बर्थ हमने ये चेक करना है। इसके अलावा अगर आपने बाकी लैब्स लिखने हैं तो आप इसके साथ ये वाले लैब्स भी ले सकते हो, और मैनेजमेंट के सारा ट्रीटमेंट ये वाला, ठीक हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट बर्थ एस्फेक्सिया। और आपने अगर आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर नहीं आएगी कोई आपके क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। ओके, एंड अल्लाह हाफिज़। लंग के जो हमारी लंग की मैकेनिक ओके, सबसे पहले हम अच्छा जो पैथोफिजियोलॉजी होती है, दिस वन इज ओके, ये हमने रिस्पेक्ट पढ़े। अच्छा, होप सो यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर।